बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने बात करनी है एक्चुअली वो 3 वर्ड्स आपके साथ शेयर करने हैं जो हर पाकिस्तानी के, हर इंसान के एक्चुअली सोल का हिस्सा होना चाहिए। 3 अल्फाज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान बनाते हुए दिए थे या एक राह दिखाई थी। आज मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। व्यूअर्स, आई नो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंशन्स चल रही हैं, जो हमला इंडिया ने पाकिस्तान पे किया, वेरी वेरी इनकरेक्ट, बहुत ही एक बुज़दिलाना और गलत हरकत। आई एम सॉरी, जब आप किसी भी जगह के, किसी भी मुल्क के इबादत गाहों को, मासूम निहत्ते सिटीजन्स को रात के अंधेरे में अटैक करते हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ा बुज़दिली का मुज़ाहरा कोई नहीं हो सकता। लेकिन खैर, कल हमने इस पर काफ़ी बात की। बेसिकली तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि व्यूअर्स, प्लीज़ हैव फेथ। हमारी पाक फ़ौज हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमारे साथ खड़ी है, और जब भी कभी ऐसा कोई मामला हुआ है तो हमारी पाक फ़ौज ने मुँह तोड़ जवाब दिया है। सो आपने परेशान नहीं होना। बहुत से लोग, मैं अपने बच्चों के स्कूल के ग्रुप में और इन चीज़ों में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, टेंस हो रहे हैं। व्यूअर्स, प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें। आई नो कि इस वक्त हमारा मुल्क एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है, लेकिन हमने अपना जहन और अपने माइंड को कूल रखना है। उसके साथ साथ छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा ये बातें कर कर के डिस्टर्ब करना, उनके माइंड के अंदर ये बातें डालना कि ब्लास्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। और स्पेशली छोटे बच्चे जो 4, 5, 6, 7, इवन 10 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, उनको बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, नफसियाती तौर पे जो हैं वो सहम जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करें कि बच्चों के सामने और बच्चों से इस किस्म की गुफ्तगू ना करें। और अगर गवर्नमेंट लेवल पे स्कूल्स नहीं बंद और चीज़ें ओपन हैं, तो पेरेंट्स अपने एंड पे डिसीजंस ना लें। हो ये रहा है कि एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। मैं बहुत से अपने फ्रेंड्स वगैरह से और भी लोग, जिस तरह मैं सेट पे आई हूँ, तो बहुत से जो मेरे टीम मेंबर्स भी हैं, वो भी परेशान बैठे हुए थे कि यार अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आए हैं, अब वो लोग कह रहे हैं कि जी बच्चों को स्कूल से ले लें, क्योंकि आधे से ज़्यादा माँ बाप बच्चों को स्कूल से ले गए हैं। सो व्यूअर्स, प्लीज़ थोड़ा सा हमें ख्याल करना है कि हम भी अपने आप को तरीके से लेके चलें। और व्यूअर्स, डोंट फॉरगेट, जब APS का वाक़या भी हुआ था, कितनी बड़ी ट्रेजिडी थी, लेकिन बच्चे फिर स्कूल गए थे जैसे ही स्कूल रीओपन हुआ था। हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, हमने डरना नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे अज़्म के साथ क्या कोई मुकाबला लगा सकता है? जब भी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आया है, चाहे कोई सानिया हो, कोई ट्रेजिडी हो, चाहे कोई मेजर डिज़ास्टर हो, ज़लज़ला आए, फ्लड्स आए, हम पाकिस्तानी कभी डरे नहीं हैं। व्यूअर्स, हम लोग हमेशा साथ खड़े रहे हैं। और सबसे पहला वर्ड जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है यूनिटी, इत्तेहाद। इत्तेहाद का मतलब है एक सोच, एक मकसद। और व्यूअर्स, हम सब की एक ही सोच है, एक ही मकसद है, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के साथ अपनी लॉयल्टी को शो करना। मिसाल के तौर पे 2005 में जब ज़लज़ले आए और जब 2022 में भी सैलाब आया, तो आपको याद होगा कि पाकिस्तानियों ने सब ने मिल के मदद की, सब साथ खड़े थे। हर इंसान ने, चाहे वो पाकिस्तान में था या पाकिस्तान से बाहर एक्सपैट था, उन्होंने मुत्तहिद होके, एक होके अपनी यूनिटी को शो किया। और देखें, शायद पाकिस्तान में ही रहते हुए हमारी ज़बान फ़र्क है, हमारे शायद फ़िरके फ़र्क हैं, इलाकों का फ़र्क है, लेकिन हैं हम पाकिस्तानी और हमें साथ खड़े होना है। और हमारे कायद की भी यही विज़न थी। दूसरा वर्ड फ़ेथ, यानी कि यकीन महकम। जैसे कि आप जानते हैं, फ़ेथ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फ़ेथ यानी कि कायद ने कहा कि हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड इन द डेस्टिनी ऑफ योर कंट्री, यानी कि अपने अंदर भी जो है यकीन महकम रखें और उसके साथ साथ अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए भी, उसकी डेस्टिनी के लिए भी। लेकिन यकीन ऑब्वियसली सबसे पहले, फ़ेथ हमारा सबसे पहले अपने अल्लाह ताला पे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड देन ऑफ कोर्स अपनी ज़ात पे होना चाहिए। कायद का ये पैगाम था कि हमें कभी भी कोई शिकस्त नहीं दे सकता अगर हमारा फ़ेथ यानी कि यकीन महकम स्ट्रॉन्ग होगा और अगर हम साथ खड़े होंगे। और देखिए व्यूअर्स, फ़ेथ यही वो चीज़ है जो हमें आगे लेके चलती है। वरना अगर इंसान डिसहार्ट होकर घर बैठ जाए और गिव अप कर जाए
तो ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? और आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मामलात और मसाइल चल रहे हैं, क्या बाकी दुनिया रुकी है? क्या बाकी दुनिया के मामलात रुके हैं? नॉट एट ऑल। हर बंदे ने अपनी अपनी लाइफ को आगे लेके बढ़ना है। हमने भी पॉजिटिविटी के साथ, फेथ के साथ, ईमान के साथ आगे बढ़ना है। थर्डली, डिसिप्लिन यानी कि तंजीम। डिसिप्लिन के बग़ैर व्यूअर्स किसी इंसान की क्या, किसी कौम की क्या, किसी इदारे की क्या, किसी की भी तरक्की नहीं हो सकती। हर फील्ड में, चाहे वो तालीम हो, ट्रैफिक के मामलात हों, सरकारी दफ्तर हो, डिसिप्लिन ज़रूरी है, यानी कि तंजीम। मिसाल के तौर पे आप जापान को देखें, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गए, लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन और मेहनत के ज़रिए सिर्फ 30 साल में अपने आप को सुपर पावर बना लिया। जबकि वहाँ पे बहुत से लोगों के मेडिकल मसाइल चल रहे थे, हज़ार और प्रॉब्लम्स चल रहे थे, लेकिन उन्होंने ना तो यूनिटी का दामन छोड़ा, ना फेथ का दामन छोड़ा, और डिसिप्लिन और फोकस के साथ आगे बढ़े। पाकिस्तान में अक्सर मिसाल डिसिप्लिन के ना होने की दी जाती है और ये कहा जाता है कि लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते, लाइन में नहीं लगते, ट्रैफिक रूल्स वगैरह नहीं फॉलो करते। लेकिन अगर हमने अपने कायद के गोल्डन डिसिप्लिन्स को, यानी कि गोल्डन प्रिंसिपल्स को, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें डिस्टर्ब कर सकती है, बॉदर कर सकती है या हमारे अज़्म को हिला सकती है। सो व्यूअर्स, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं या आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, आपने अपने आप को वापस याद कराना है कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। ये मुल्क हमारे रब के नाम पे बना था, ये मुल्क पाकिस्तान के नाम पे बना था, इस्लाम के नाम पे बना था। एंड एज़ मुस्लिम्स एंड एज़ पाकिस्तानीज़ हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन 3 चीज़ों का दामन ना छोड़ें। यहाँ पे मैं सिर्फ मुसलमान की नहीं बात करूँगी। पाकिस्तान कंप्राइज़ करता है बहुत से मज़ाहिब से। ग्रांटेड कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, लेकिन क्रिश्चियंस, पारसी, हिंदू, हर मज़हब के लोग इस पाक मुल्क में, इस खूबसूरत मुल्क में बसते हैं। और आज जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मसाइल हैं, याद रखना है कि हमारे मुल्क में रहने वाला जो भी फ़र्द है वो हमारी फैमिली का, हमारा भाई है, हमारी बहन है, ये लोग हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और हमने इनको साथ लेके चलना है। हमारी माइनॉरिटीज़ उतनी अहमियत रखते हैं जितनी हमारी मेजॉरिटी। वैसे तो मुझे ये माइनॉरिटी का वर्ड ही नहीं पसंद, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो उतने ही अहम हैं जितनी हमारी मेजॉरिटीज़ हैं। बट ऑफ कोर्स हम तादाद की बात करें कि मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, तो प्लीज़ इन मसाइल को और इन इश्यूज़ को मज़हब का मसला मत बनाइएगा, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर हम देख रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटीज़ जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को टारगेट कर रही हैं। हमने ये नहीं करना। हमने पाकिस्तान को इसीलिए बनाया था, हमारे कायद ने, हमारे अल्लामा इकबाल का जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो विज़न थी, वो ये थी कि हर इंसान इस मुल्क में महफूज रहे, सेफ़ रहे। तो प्लीज़ इसको हिंदू मुस्लिम इशू मत बनाइएगा। ये इशू 2 ममालिक के बीच का है। हम पाकिस्तानी हैं, हमने साथ खड़े होना है। इट डज़ नॉट मैटर कि आप किस मज़हब से बिलोंग करते हैं, किस फ़िरके से बिलोंग करते हैं, आप पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान, इट डज़ंट मैटर। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ अनम शेख हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत 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 अच्छा टॉपिक है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल, आपने एक बहुत ही अच्छा, वो कहते हैं ना कि एक स्टांस लिया है और उन लोगों को बताने की कोशिश की है कि देखें, ये जंग 2 मुल्कों के दरमियान में है, 2 मज़हब के दरमियान में नहीं। और हमारा फ़र्ज़ बनता है बिल्कुल कि हम उन लोगों को प्रोटेक्ट करें जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है पाकिस्तान में। देखिए, जब ये पहलगाम का सारा इशू हुआ था तो पाकिस्तान में तो किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया था, बल्कि लोगों ने अपने अफसोस का इजहार किया था। हमारे यहाँ ब्लास्ट किया और ये अटैक किया इंडिया ने, वहाँ पे लोग सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये है ज़र्फ़ में फ़र्क। और इसी पॉजिटिव ज़र्फ़ को आगे ले जाते हुए हमने याद रखना है, देखिए, जो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ गया और जो पाकिस्तानी बन गया, उसने तो वैसे ही आपके साथ अपनी लॉयल्टी शो कर दी है। एग्जैक्टली। उस बेचारे को आपने क्यों कुछ कहना है? मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
और अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो लोग उसको शट डाउन कर रहे हैं और रोक रहे हैं। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि ये स्टेट चैनल है, हमें याद रखना है कि पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पे इंसान का वो कहते हैं ना, जब इंसान सबसे ज़्यादा पीक पे जा रहा होता है या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है, तब इंसान का आपको ज़र्फ पता चलता है। तो एज अ नेशन हम सब ने अपना ज़र्फ दिखाना है। बिल्कुल, हम पाकिस्तानी हैं, हम साथ खड़े हैं, डजेंट मैटर हम किस मज़हब से बिलोंग करते हैं। हमारे मुल्क में हर इंसान, हर मज़हब का इंसान, हर फ़िरके का इंसान, हर जानवर, हर पौधा, सब महफूज हैं जो पाकिस्तान की अम्ब्रेला के नीचे आता है। भाई हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया अमन से रहे, हर जगह पीस हो। फ़लस्तीन में जब लोग तकलीफ़ में थे, अभी भी तकलीफ़ में हैं, जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, हम पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं। और सिर्फ मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं, हर मज़हब का पाकिस्तानी फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उनके साथ खड़े हैं। उसी तरह जिस तरह अब पूरी दुनिया से आप देख रहे हैं कि लोग हमारे साथ सपोर्ट शो कर रहे हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम मजलूम नहीं हैं, लेकिन हमारे मजलूम पाकिस्तानियों को अटैक किया गया और ये बहुत ही इनकरेक्ट बात है। बिल्कुल, कल भी ये बात हो रही थी अनम, ये दुनिया में कहाँ होता है बिल्कुल कि इबादत गाहों पे आपने मसाजिद पे अटैक किया, जी, बिल्कुल, आपने मासूम बच्चों को अटैक किया, आपने खवातीन को अटैक किया, आपने बुजुर्गों को अटैक किया। ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि ये वो लोग हैं जिनके आपने करीब भी नहीं जाना जंग के वक्त में। उसके साथ साथ मसाजिद हो गई, मतलब कोई भी इबादत का हो, किसी की भी, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, कोई भी इबादत का हो। उसके अलावा जो अस्पताल होते हैं, बिल्कुल, जो स्कूल्स होते हैं, इन जगहों पे कभी अटैक नहीं किया जाता। एग्जैक्टली, अंडरस्टूड बात है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। तो अब ये तो हैवानियत के जुमरे में बात जा रही है ना। बट देखे जुगन, अभी बस मैंने एक चीज़ ही देखी थी, वो ये थी कि मैं पढ़ रही थी एक जगह पर कि बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये इस चीज़ की पहल हम लोगों ने नहीं की, ये उधर से हुई है, दूसरे मुल्क से हुई है। पहले हमारे बारे में गलत न्यूज़ और गलत नैरेटिव बनाया, हमें बुरा बनाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर लोगों ने ना तो इस बात पे यकीन किया और ना ही इस बात को किसी ने उस तरह से वो कहा। हाँ, मुजम्मत की गई उस अटैक की, जिसने भी किया, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। पहले आपने हमारे गले एक गलत बात डालने की कोशिश की, उसके बाद अब आप ये कर रहे हैं, मतलब बिला वजह। और सबसे बड़ी बात ये कि जंग से तो किसी को फायदा नहीं होता, बिल्कुल, जानों का ना उधर किसी को फायदा होना है ना इधर होना है। बिल्कुल, और हम तो चाहते ही नहीं है जंग, लेकिन एक्सक्यूज मी, हमारी पाक फौज का एग्जाम्पल पूरी दुनिया में दिया जाता है। एग्जैक्टली, इंटरनेशनली जाके दूसरे लोगों की आर्मीज की और दूसरी आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग हमारी फौज करती है। हमारी तो फौज की माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव एक इमेज और इतनी मतलब ब्रिलियंटली ट्रेन्ड फौज, तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ आप क्यों पंगा ले रहे हैं? एक्चुअली इट्स नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू। इट डजंट मैटर कि तादाद क्या है, ट्रेनिंग की बात है। बिल्कुल। सो खैर, ये बात तो चलती रहेगी और चल भी रही है। मेरा पॉइंट ये कि व्यूअर्स, मैं भी बच्चों की माँ हूँ। ठीक है, हमजा जो है वो बाहर है, बट हमजा भी 2-4 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगा लाहौर। मैंने इसको नहीं मना किया आने से, मैं क्यों मना करूँ? अपने मुल्क आ रहे, डरने की क्या बात है? नूर 4 साल की है, हसन 8 साल का है। मैं आपके सामने सिर्फ एज एन एंकर या स्टेट चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही, मैं एक माँ होने के नाते आपसे बात कर रही हूँ। हम डरेंगे, हमारे बच्चे डरेंगे। बिल्कुल, हमने अपने बच्चों को डरना नहीं सिखाना, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने कभी हमें डरना नहीं सिखाया, स्ट्रॉन्ग होना सिखाया। सो हमने भी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे शेफ्स अनम किचन में, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कुछ ना करूं, तो इसने मेरे सामने एक कॉली रख दी कि आप मिक्स करें। क्या करूं मैं शेफ़ अनम का? जी शेफ़ अनम, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम एक ट्विस्ट के साथ बेसिकली हम आलू के पराठे बना रहे हैं, बट हम आलू के पराठे बनाएंगे विद लिक्विड डो। उससे पहले, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स के लिए, और मैंने इस दौरान मिक्सिंग करनी है। जी बिल्कुल, मिक्सिंग तो करेंगे। ये हम अच्छा ठीक है, इसमें आपने मसाले डाले हुए। अच्छा, ये ज़ीरा है और साथ में मैदा पकड़ाती हैं, वो मैं इसकी बेस में डाल लूँ। मैदे में और क्या ऐड? ये बेसिकली हमने व्हीट फ्लावर लिया है, आप चाहें तो बेशक मैदा भी ले सकते हैं। सारा डाल दूँ? हाँ जी, सारा। ये क्रश करके आपने ये डालना है इसके अंदर। अब सबसे पहले जो है आपने क्या कर लेना है कि आपने ले लेने हैं आलू। तकरीबन हम इसके अंदर आधा किलो के करीब जो है आलू यूज़ करेंगे, लेकिन आलू को बेसिकली, जी
आलू को आपने यूज़ करना है 70% आपने उसको बॉईल करना है और बाकी आपने उसको छोड़ देना है और उसके बाद आपने उसको जो है वो श्रेड कर लेना है अच्छी तरीके से। या आप श्रेड करने से ये होता है कि जब आप लिक्विड में उसको मिक्स करते हैं तो वो अलग अलग रहता है, जब आप मैश करते हैं तो उसके लम्स बन जाते हैं, तो ये आपने थोड़ा सा इसको नोटिस करना है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा हरा धनिया और पुदीना, साथ में हम इसके अंदर मसाला जात के अंदर जाएगा नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, सूखा धनिया पिसा हुआ, मतलब कि हल्का सा आपने उसको पीस लेना है, थोड़ा थोड़ा साबुत हो थोड़ा पिसा हो। साथ में इसमें जाएगा ज़ीरा, थोड़ा सा जाएगा आमचूर पाउडर। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारा अनारदाना होता है, वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। उसके बाद अब आपने अच्छी तरीके से आपने इसको जो है वो मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक अंडा डाल लेना है और आपने साथ में इसके अंदर पानी डालना है। पानी की कंसिस्टेंसी जी, पानी की जो कंसिस्टेंसी है वो आपने थोड़ा सा इसको लिक्विड ही रखना है, क्योंकि जब हम इसको तवे पे डालेंगे तो हमें इसका एक लिक्विड सा बैटर है, इट्स जस्ट लाइक कि एक पैन केक जो है बड़े से, वो उस फॉर्म में हम इसको लेकर आएंगे। लाइए जी, डालते अब हैं मैं आपको इसके अंदर डालते जाएंगे पानी और साथ साथ जो है हम इसको आराम आराम से मिक्स करते जाएंगे ताकि जो है अच्छी सी हमें मेरी रेकमेंडेशन ये है कि सबसे पहले आप ना इसके अंदर वो डाल लिया करें अपना मैदा, जो आपने आटा डाल लेंगे, जो भी आपने, कुछ लोग मैदा भी मिक्स करते हैं, वैसे मैं नहीं रेकमेंड करती। तो आपने सबसे पहले जो काम करना है ना, वो आपने ये करना है कि आपने आटे के अंदर ना सारे मसाले मिक्स करने। बिल्कुल सही। उसके बाद आप ये बहुत अच्छा टॉप आपने एक वो दिया है। उसमें ये होगा कि जब आप उसको मिक्स कर लेंगे तो कंप्लीट आपके जो है आटे के अंदर सारे जो मसाला जाते हैं वो प्रॉपरली जो है वो मिक्स हो जाएंगे। इस तरह जो है ग्रेजुअली हम इसके अंदर पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल अंडा नहीं पसंद तो आप इसके अंदर से अंडा स्किप भी कर सकते हैं। अंडा बेसिकली क्या करेगा, थोड़ा सा बाइंडिंग एजेंट होगा इसके अंदर, थोड़ा आपके पराठे को ज़रा होल्ड करके वो रखेगा। अब देखिए, जब आप घर में होते हैं और आपको जो है वो आटा आपको गूंदना पड़ता है, फिर आपको आटे को थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है और उसके बाद आपको फिर आलू का प्रोसीजर करना पड़ता है, तो इसमें ये है कि आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। अगर आपके हाथ थक गए हैं तो मैं कर देती हूँ। नहीं वो ठीक है, मैं तो सिर्फ इस वक्त उसको जेंटली मिक्स कर रही हूँ ताकि बस इसी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो हम थोड़ी सी लिक्विड साइड पे रखेंगे। चले। इसके साथ हम बनाएंगे एक अदद चटनी के अंदर इसके अंदर जाएगा टमाटर के साथ इसके अंदर जाएगी हरी मिर्चें, साथ में इसके अंदर जाएगा 2 से 3 क्लोव्स लहसुन के जाएंगे। इमली के पल्प में बेसिकली हम इसको रेडी करेंगे। थोड़ा ज़ीरा और आमचूर पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे और डाल के नमक डाल के अच्छी तरीके से जो है हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और साथ में इसको सर्व करेंगे पराठों के। अभी ये स्टेज पे पहुंच गया व्यूअर्स। और अब थोड़ा सा मज़ीद हम अभी और इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद जो है हम इसको इस पे पैन के ऊपर, नॉन स्टिक पैन लेंगे, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ज़रा उसका जो टेक्सचर और कलर ऑलमोस्ट नियर बाय आपके पराठे के ही आएगा। अच्छा, और मज़ेदार बात है जुगन आपी कि आप इसको बनाकर जो है वो आप रात को ये बैटर रख भी सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा ये? नहीं, आप जब इसको बना के रखेंगे ये अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेगा, लेकिन एक दिन से ज़्यादा आप इसको नहीं रख सकते क्योंकि आलू हैं तो आलू मज़ीद उसके अंदर पानी छोड़ देंगे। लेकिन उसको भी एक हल है कि आप उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या मैदा वगैरह ऐड करके या डायरेक्टली आटा भी ऐड कर सकते हैं और उसको भी आप बेशक जो है वो इसमें डाल सकते हैं। तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा और डलेगा लिक्विड। हमें इसकी स्मूथ कंसिस्टेंसी बेसिकली एक चाहिए। बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा और इसमें हाँ जी, अब इजी हो जाएगा आपको मिक्स करना है, क्योंकि पहले जो था वो बहुत हार्ड था उसके लिए ना। तो यहाँ से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और फिर हम इसको बनाएंगे। तो तकरीबन आप समझिए कि ऑलमोस्ट हमने अपना जो है वो काम कर लिया है और अब हम इसको सिर्फ जो है बनाएंगे। लेकिन अब इस पोजीशन पे पहले आपने थोड़ा सा एक बैटर लेकर आपने टेस्ट कर लेना, क्योंकि आटा हमारे पास थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उस हिसाब से आपने सॉल्ट आपने अपना ज़रूर चेक करना है इस टाइम पीरियड में, वरना जो है पराठों का टेस्ट जो है वो बिल्कुल, अगर नमक कम होगा तो टेस्ट नहीं आएगा। नमक के बगैर तो नहीं मजा आता। अब इसको और करना है लिक्विड, इसको थोड़ा सा और अभी लिक्विड करेंगे। अच्छा, ये तो प्रॉपर जिस तरह वो तुम तो पैनकेक वाली, हाँ जी बिल्कुल, कंसिस्टेंसी की तरफ जा रही हो। बस अब इसके बाद अब हम नहीं इसको करेंगे। अगर आपके पास घर में टाइम है तो फिर आप बेशक इसको थोड़ी देर जो है सेट होने के लिए रख दें, ताकि जो है आलू, और अगर आटे ने अगर थोड़ा सा पानी वगैरह ऑब्जर्व करना है तो वो उसको कर लेगा। और अब इसको हम डायरेक्टली जो है बनाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, हो गया। बस जस्ट मेक श्योर के पानी अलहदा ना और ये अलहदा ना। बिल्कुल।
एंड अगेन जैसे कि आपने कहा कि एक दफ़ा टेस्ट कर लें, जी, बिल्कुल। क्योंकि होता ही है कि जब आपका टेस्ट ऑफ हो जाता है, वो नमक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर वो आपका ठीक हो तो देन यू आर बाकी सारी डिश ठीक निकल आती है। बिल्कुल। ये हम तो बस थोड़ा सा जो है कर लेंगे। हमें एक बनाने से हमें एक और चीज़ का भी आइडिया हो जाएगा बड़ा अच्छा सा, कि जो हमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। बस ये भी चीज़ हमें मेक श्योर हो जाएगी। और साथ में जो है हमारा नमक, और इसी टाइम पीरियड में अगर आपको स्पाइसेस इसके अंदर और ऐड करने हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ये जो है ऑप्शनल है। और पूरा का पूरा नहीं बनाने की ज़रूरत, छोटा सा आपने एक पीस बना लिया उसके ऊपर, जस्ट सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आपने कितना इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने कभी इस तरह से रोटी नहीं खाई। देखें ज़िंदगी जो है ना, जैसे डोसा देखा है मैंने, जैसे जैसे जुगनापी टाइम गुजर रहा है ना, और रेसिपीज़ में उसी तरीके से जो है ना इनोवेशंस, और वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी कम से कम आपकी किचन में गुजारने वाला सिचुएशन होगी। अब ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल ठीक है, हमें इसके अंदर मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पोजीशन के अंदर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपने पराठा कितना मोटा बनाना है या कितना पतला बनाना है, तो ये टोटली आप पे अच्छा लेकिन depend क्या ये करता है। क्रिस्पी बनता है? क्योंकि हमारे घर में तो क्रिस्पी पराठा बनता है। ये कंपेरेटिवली उतना तो नहीं क्रिस्पी होगा, जैसे एक रोटी का आटा आपने, ज़ाहिर बात है, 2 पतली पतली रोटियां बेली और उसके अंदर आपने आलू की फिलिंग की, उतना तो क्रिस्पी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इसको क्रिस्पी करना है तो आप बेशक इसके अंदर जो है ना वो हाफ एंड हाफ की क्वांटिटी के साथ जो है आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। उससे जो होगा जरा पराठा आपका थोड़ा सा क्रिस्पियर साइड पे चला जाएगा और कलर बड़ा अच्छा सा आ ये जाएगा। आपका स्पून आ गया जी अभी। बेसिकली तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसका फ्लेवर ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल, इसके अंदर सॉल्ट का जो कंटेंट है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आटे की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा है। वैसे तो मैंने इसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 2 टीस्पून के करीब जो है वो ऐड किया है सॉल्ट, बट अगर आटे हमें के अंदर आपको पता है कि थोड़ा सा इशू आता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। हाँ। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप अपने हिसाब से हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका आप अपने खाने में इसको ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो स्पाइसेस है वो भी अप एंड डाउन कर अच्छा, सकते हैं। और देखिए कौन कलर कौन सी ऑलमोस्ट चीज़ आप ये बना सकते हैं? मतलब अगर जैसे तो ये आलू का हो गया, जी। और कौन सा पराठा? अब अगर जैसे आप- मूली को देखो, मूली का पानी बड़ा निकलता है। जी, तो मूली का भी यही प्रोसीजर है कि मूली को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद आपने उसके अंदर जो है अपने इस बैटर को ऐड कर देना है, और आपने उसके साथ ये बना लेना है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर सिर्फ आलू, आप मिक्स वेजिटेबल वाला जो है पराठा वो भी बना सकते हैं। अब आप देखें, ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है आपके जैसे घर में पराठा बनता है, ये नियर बाय वैसा ही इसकी शक्ल आई है। मैं सिर्फ अब इसको सॉल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ट्राई हाँ जी। करेंगे। थोड़ा सा और इसको ऑब्वियसली कुक करना है, बट आई थिंक अंडा का पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे थे ना जी कि बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा बैटर के अंदर अंडा थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसमें अगर सॉल्ट और ऐड करना चाहती हैं तो कर लें। डेफिनेटली सॉल्ट हाँ और जी, ऐड होगा क्योंकि इसमें। मुझे आइडिया था, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आटा है इसके अंदर और उसको जो है थोड़ा सा ज़रूरत होगी सॉल्ट ज़्यादा की। बिल्कुल तो सही। तकरीबन अब हम अप्रॉक्स हमने इसके अंदर ऐड किया है 3 टीस्पून के करीब जो है, जो कि बनेगा 1.5 टेबलस्पून के करीब जो है सॉल्ट इसके चले अंदर जी। चला जाएगा। अब हम इसकी एक ये डालेंगे और अब हमने इसको अच्छी तरीके से जो है फैलाना है। और मैक्सिमम जितना आपको पतला चाहिए उतना पतला, और जितना आपको बड़ा पराठा चाहिए उतना बड़ा आप इसको कर सकते हैं। ये आप पे टोटली अप टू है। मैं अब अपनी फनकारियाँ कर रही हूँ, आपको पता ही है। हाँ, मैंने अपने क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आप कुछ अच्छी तरफ ही चली जाएगी। अल्लाह करे। और सिंपल इसको जो है आपने, और जुगनापी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बताती जाऊँ, उसके लिए ये है कि आपने इसको लो हीट पे पकाना है। इसको आप हाई फ्लेम पे नहीं कुक करेंगे, लो फ्लेम पे से कुक करेंगे। इसी तरीके से जैसे जुगनापी एक्सेस जो है आटा वो बाहर की तरफ लेती आ रही हैं और उसको एक राउंड शेप देती आ रही हैं पराठे को, इसी तरीके से सेम यही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। ये बहुत ही क्विक और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप इसको जो है अपने घर में बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और अपने घर में अगर आपके ख़ास तौर पे कोई ब्रंच का है एलिमेंट तो आप उसके अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। बस आपने इसका बैटर बना के रखना है, दैट्स इट। अब हम इसको तब तक नहीं फ्लिप करेंगे जुगनापी जब तक ये ऊपर से अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल ड्राई फॉर्म में नहीं होगा, जैसे यहाँ पे भी हो रहा है। जब ये इस तरह से हो जाएगा तो फिर हम इसको करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें ना व्यूअर्स, अब आपके सामने आ गया ये एक
पराठे की शेप में आ गया। एक पराठे की शेप में आ गया। ऑब्वियसली इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम शेप। एग्जैक्टली हाँ, उतना नीट नहीं है, लेकिन अगर आपको इसको बेशक थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा और इसको लिक्विडी साइड पे लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इसको इसी तरीके से जो है हम कुक करेंगे। सिर्फ इसका ये इशू होता है कि इसके ब्रेक होने में प्रॉब्लम होता है। हाँ बस। नमक कम था, डेफिनेटली नमक कम था। और ऑयल की क्वांटिटी जो है हम इसके अंदर थोड़ी सी कंपेरेटिवली डालते रहेंगे साइड से, ताकि जो है अच्छी तरीके से इवन जो है हमारे पराठे के ऊपर जो है वो अच्छा सा कलर आ जाए। नॉन स्टिक का मैंने इसलिए बोला है कि नॉन स्टिक पे ज़रा ये होगा कि बिल्कुल 0% चांसेस होंगे स्टिक होने के आपके, अगर आप किसी और तवे वगैरह पे करते हैं तो। हाय हाय हाय, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। चले कोई बात नहीं, हम फिर भी बचा लेंगे इसको। हाँ। ये थोड़ा सा वो मैंने अपनी तरफ से फनकारी की। बेसिकली व्यूअर्स, ऊपर से मैंने उसको कुक नहीं होने दिया प्रॉपर तरीके से। बस यही चीज़ आपने इसके अंदर फोकस करनी है कि जब ये ऊपर से अच्छी तरह से कुक हो जाए तब ही आपने इसको फ्लिप करना है। बिल्कुल सही है, वो अब आप ही करेंगी फनकारियाँ। मेरे तो खैर घर में जब भी पराठा बनता है मैं उसका वैसे कीमा निकाल देती हूँ खाते खाते। बट ये देखिए क्रिस्पी भी हो गया, ये नहीं है कि क्रिस्पी नहीं हुआ, बिल्कुल क्रिस्पी भी हो गया। और ऑलमोस्ट उसकी नियर बाय उधर आपके रेगुलर पराठे की तरफ जैसी शक्ल होती है उस तरफ जो है वो जा रहा है। बट अब दिस इज़ लाइक वेरी इजी और क्विक वे कि आलू वाला पराठा बनाना है। एक आलू वाले पराठा बनाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो थोड़ी मेहनत जो है वहाँ से कम होकर ये आपके लिए जो है एक इजी फार्मूला जो है बिल्कुल सही है। तो चले हम आलू के पराठे, लिक्विड आलू के पराठे बना रहे हैं। आप ब्रेक की तरफ जाएं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थैलेसीमिया पे बात करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, थैलेसीमिया की आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस पे हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जैसे कि आप जानते हैं हम हमेशा कोशिश करते हैं मॉर्निंग एट होम पे कि कोई पॉजिटिव बात करें और वो बातें करें जो हम सब के लिए यूज़फुल हों। देखिए, चैरिटी का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है। कभी किसी की मदद करना, किसी के लिए दुआ करना, किसी को मुस्कुरा तक के देखना जो है ये एक बड़ा पॉजिटिव अमल है। और ये भी एक बहुत बड़ा सदका होता है उस इंसान के लिए जो किसी तकलीफ़ से गुजर रहा होता है। इंसानियत का हुस्न इसी में छुपा है कि हम दूसरों के काम आए, एक दूसरे का दुख दर्द बांटें। लेकिन सब चीज़ों के दरमियान जब हम चैरिटी की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में पैसे ही फंस जाते हैं। व्यूअर्स, एक ऐसी चीज़ है जो हम सब के अंदर है, जो हम लोगों को दे सकते हैं और उसका हमें कोई नुकसान भी नहीं है, बल्कि अगर आप मेडिकली देखें तो उसका आपको बेनिफिट ही है, और वो है खून। ब्लड हम सब के अंदर है और ब्लड डोनेशन पूरी दुनिया में एक बड़ा आम अमल है। और अगर आप देखें तो वो आप मतलब अपने जिस्म का सदका दे रहे हैं एक तरह से जब आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं। हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी मनाया जाता है। मैं इसको क्यों कनेक्ट कर रही हूँ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे से जो आज मनाया जा रहा है? क्योंकि खून डोनेट करने का एक दिन नहीं होता व्यूअर्स, खून डोनेट करने का हर दिन होता है। 3 महीने के अंदर अंदर, जो लेटेस्ट मेरे ख्याल से रिसर्च है वो ये है कि 3 महीने के अंदर आपकी, अगर आपने ब्लड डोनेट किया भी है तो आपका ब्लड जो है वो रीजनरेट हो चुका होता है। सो आप साल में 4 दफ़ा खून डोनेट कर सकते हैं बड़े आराम से, अपनी सेहत, अपने जिस्म, किसी भी चीज़ को मुतासिर किए बगैर। बल्कि आप शायद आपकी एक बोतल खून से किसी और इंसान की जान बच जाए। हॉस्पिटल्स में अक्सर खून की ज़रूरत होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई ट्रेजेडी होती है, कैंसर के मरीज़ों के लिए, इतने लोगों के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। और व्यूअर्स, कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो बड़े रेयर होते हैं या ज़रा मुश्किल होते हैं मिलने, जैसे कि मेरा बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। मुझे तब एहसास हुआ जब मैं अपने बेटे हमज़ा की बारी, विच इज़ ऑलमोस्ट 19 ईयर्स अगो, जब मैं अपने बेटे को डिलीवर करना था और डॉक्टर ने कहा था कि जी हमें बी नेगेटिव की 2 बोतलें जो हैं वो जमा करके बताएं। बी नेगेटिव मिले ही ना, और एक स्यापा था, और हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी नहीं थी। उन्होंने कहा जी बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप्स है, ए बी नेगेटिव, ये बड़े मुश्किल से मिलते हैं। उस वक्त एहसास हुआ कि खून की कमी से कितना मेजर इशू हो सकता है। वो ऑपरेशन ही नहीं कर पा रहे थे मेरा, और बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा था कि ब्लड नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। सो व्यूअर्स, ये तो चले एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई, बट ऐसे बच्चे, ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जिनको खून की कॉन्स्टेंटली ज़रूरत होती है, जैसे कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स। ब्लड देना सिर्फ 10 या 15 मिनट का काम है मैक्सिमम,
लेकिन उससे उस 10-15 मिनट से आप किसी इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने पंजाब सेफ सिटी वर्चुअल ब्लड बैंक के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया। पंजाब सेफ सिटी वर्चुअल ब्लड बैंक के क़याम का मकसद भी यही था कि ज़रूरतमंद मरीज़ों तक बर वक्त खून फराहम किया जाए और कीमती जानों को बचाया जा सके। सो यहाँ पे हम अपनी चीफ मिनिस्टर पंजाब, द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस एफ़र्ट के लिए। अब बात करते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की। आज ये दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम है टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज़ एंड प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। इस वक्त हमारे साथ एक थैलेसीमिया के फाइटर भी हैं और एक बहुत ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं जो बड़ा एफ़र्ट कर रही हैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स को खून पहुँचाने के लिए। मोहम्मद यासीन खान हमारे साथ हैं। आप प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हैं ऑफ सुंदस फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और सर आपके साथ हमें ज्वाइन किया है आपके ही फाउंडेशन के एक वॉलंटियर ने जो 28 साल के हैं और थैलेसीमिया फ़ाइटर हैं, थैलेसीमिया मेजर है इनको। मोहम्मद अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो सर आपसे बात शुरू करेंगे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये बनाने का मकसद क्या है? इस तरह है कि ये वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इसलिए मनाया जा रहा है और ये 1994 से मनाया जा रहा है। ये इस मकसद के लिए मनाया जाता है कि जो थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं या जो थैलेसीमिया से मुतासरा ख़ानदान है उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए, उनके लिए काम करने के लिए, यानी काम करने से मुराद ये है कि उनके इलाज मुआलजा के लिए और इस थैलेसीमिया की बीमारी को जो है वो जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है मनाया जाता है। इसलिए जो है इस दिन की अहमियत है। मोहम्मद अहमद, आप ख़ुद एक थैलेसीमिया फ़ाइटर हैं और अगर कहूँ सर्वाइवर तो ये बात गलत नहीं होगी क्योंकि हर दिन एज थैलेसीमिया मेजर एक जंग ही है जो आप लड़ ही रहे हैं ना जी। एक सर्वाइवल की जंग है और उस सर्वाइवल के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है खून। बिल्कुल। तो अगर बेटा ये हमें गाइड करें कि थैलेसीमिया बीमारी है क्या, जिसको है उससे बेहतर हमें कौन बता सकता है? थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, इसमें ना इंसान का जो है वो खून नहीं बनता। काफ़ी लोग कहते हैं कि जी आप कलेजी खा लें, आप ये खा लें, ये चीज़ें नहीं होती। आपकी बॉडी को हर 15 दिन बाद जो है वो ब्लड चाहिए होता है। अच्छा। अगर वो ब्लड नहीं, कुछ लोगों को 15 दिन के बाद, कुछ लोगों को 10 दिन के बाद, 10 दिन, कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनको हफ्ते में 2-2 दफ़ा ब्लड लगना होता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी एचबी के ऊपर। अगर आपकी एचबी 10 है तो आपको 15 दिन के बाद ब्लड लगेगा, अगर से कम है तो 10 दिन बाद, हफ्ते बाद। अगर ब्लड नहीं मिले ना तो जो बॉडी की कंडीशन है वो बहुत वर्स्ट हुई होती है। वो इस तरह की ऑर्गन फेलियर में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। लाइक आपकी जो हड्डी होती है, जॉइंट्स होते हैं, वो बहुत पेन कर रहे होते हैं। वो इस तरह की पेन होती है कि बेरेबल नहीं होती, बर्दाश्त से बाहर होती है। आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हुई होती है, सांस नहीं लिया जा रहा होता अगर बर वक्त खून ना मिले। आपको कब डायग्नोज हुआ था? मुझे जब मैं 4 माह का था तब मुझे डायग्नोज हुआ था कि मैं क्या हुआ था ऐसा बेटे? मैं बहुत छोटा था। घर वाले बताते हैं कि मैं एकदम जो था ना सांस चढ़ गया था मुझे और बुखार जो था वो हो रहा था और मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो ऑन दैट टाइम डॉक्टर ने जो था वो डायग्नोज किया था कि ये थैलेसीमिया मेजर के हैं और तब किसी को पता नहीं था इस बारे में। और आपके दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर हैं? जी। क्योंकि यूजुअली थैलेसीमिया मेजर तो सर, अगर थोड़ा सा थैलेसीमिया होता क्यों है और कैसे है ये भी हमें गाइड कर दें। ये जी मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है और ये दोनों जो है वो कैरियर होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो है आपस में जो है रिश्तेदारों में शादियाँ होती हैं ज़्यादातर। आपके पेरेंट्स कज़न्स हैं? जी। और भाई बहन हैं? जी मेरे माशाल्लाह 2 भाई हैं, वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माइनर होंगे वो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है ठीक है। थैलेसीमिया माइनर भी नहीं है? नहीं, वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, वरना ये बड़ी रेयर चीज़ होती है। जब दोनों पेरेंट्स में थैलेसीमिया माइनर हो तो यूजुअली ये होता है कि बच्चे माइनर तो पैदा होते ही होते हैं और मेजर का भी बहुत, आई थिंक 50% सर चांस होता है। 25% चांस होता है कि अगर दोनों कैरियर हैं, वालिदैन कैरियर हैं, तो 25% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर का जो है वो बच्चा जो है वो पैदा होगा। और माइनर का 50% है जी, माइनर का जो है वो। तो इसीलिए जो है हम लोग जिस तरह सुंदस फाउंडेशन है या बाकी इदारे हैं वो ये चाहते हैं कि शादी से पहले जो है वो थैलेसीमिया का टेस्ट करवाया जाए ताकि इस बीमारी से जो है वो बचा जा सके। मैं आज के दिन की मुनासबत से
हुकूमत पंजाब का और हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि नेशनल असम्बली की जो कायमा कमेटी है उसने भी बिल पास कर दिया हुआ है, और उसके साथ जो है पंजाब असम्बली ने भी बिल पास किया है। और कल जो है हमने वहाँ पे पंजाब असम्बली में इस सिलसिले में तकरीब भी की है कि शादी से पहले जो है वो इस टेस्ट को ज़रूरी करार दे दिया गया है, स्क्रीनिंग करानी चाहिए। हाँ, और जब ये इंशाअल्लाह ताला ज़रूरी होगा, और अब उसके ऊपर अमल दरामद का जो है यकीनी बनाना है। असम्बली जो है इसको कोशिश है कि उसको अमल दरामद भी जो है मुकम्मल तौर पे करवाया जाए, क्योंकि जब ये अमल दरामद हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि थैलीसीमिया फ्री पाकिस्तान होगा, जो हमारा ख्वाब है। क्योंकि पूरी दुनिया में थैलेसीमिया की शरह काफ़ी कम हो चुकी है, राइट? जी मैडम, वो इसलिए कम हुई है कि शादी से पहले जो है वो इस टेस्ट को लाजमी करार दे दिया गया। अच्छा, मैं ये यहाँ पे करूँ कि गवर्नमेंट तो इसको लाजमी करार दे देगी, लेकिन ये हमारे रवैयों के ऊपर भी है। ये समाजी मसला है कि हम लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारे ख़ानदान में ही शादी हो, फ़लाँ की बेटी से हो, फ़लाँ के उससे हो, तो इस चीज़ को जो है वो कम करना होगा। और शादी जो है वो उससे पहले जो है वो थैलेसीमिया नहीं है ना सर, सॉरी, बाकी बीमारियां हजार और मौरूसी बीमारियां हैं जो आपके अंदर आपके, और वही वाली बात है ना कि जब वही जीन्स बार बार आपस में मिक्स होती जाती हैं तो फिर कुछ ऐसी जिस्मानी एबनॉर्मेलिटीज़ भी व्यूअर्स आ जाती हैं। मैं ऐसी फैमिलीज़ को भी जानती हूँ जहाँ पे कज़न मैरिज हुई, पहले 2 बच्चे जो हैं वो माँ के पेट में ही मतलब ख़त्म हो गए, उनकी मिस कैरेजेस हो गई या उनको बच्चा डिलीवर करना पड़ा बिकॉज वो बच्चा पूरा बना ही नहीं हुआ था। सो बहुत से व्यूअर्स कज़न मैरिजेस के मसाइल हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कज़न मैरिज बुरी चीज़ है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ कज़न्स में शादी करने में कोई पाबंदी नहीं है, जिस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ में होती हैं। कुछ स्पेसिफिक क्रिश्चियन सेक्स में कज़न, बल्कि आई थिंक क्रिश्चियन में जनरली कज़न्स में शादी नहीं होती, सर्टन साइड ऑफ फैमिली है वो, बाहर के मुल्क में तो बिल्कुल ही नहीं होती। लेकिन हमारे मज़हब के मुताबिक इशू नहीं है। लेकिन अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं व्यूअर्स, तो हमने भी देखना है ना, वो दो एक बच्चा बच्ची ने आपस में शादी कर ली, हैप्पीली मैरिड, आगे से जब बच्चों की बात हुई, जो बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, अब वो बच्चा मुकम्मल किसी तरीके से ना हो, उसमें कोई मसला हो, या जैसे थैलेसीमिया मेजर का बच्चा हो, तो फिर वो बच्चा तकलीफ से गुजरता है। पेरेंट्स से ज़्यादा बढ़ के उस बच्चे उस जान के साथ कितनी ज़्यादा। जी बिल्कुल, शादी ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले जो है वो टेस्ट करवा लें। और ये मैडम आज का दिन सिर्फ जो है 8 मई जो है वो थैलेसीमिया डे एक दिन का नहीं है। ये मुसलसल जो है लोगों को जो है पैगाम दिया जाए, आगाही दी जाए, ये टेस्ट के बारे में बताया जाए, तरगीब दी जाए, और जो थैलेसीमिया के बच्चे आ गए हैं उनको बेहतर इलाज और मुआवजा की सहूलत दी जाए। जिस तरह जो है हम लोग, जो सुंदस फाउंडेशन है वो इलाज मुआवजा की सहूलत बेहतर दे रहा है, यानी इनको वक्त के ऊपर साफ़ और सेहतमंद खून मुहैया हो, इनको मेडिसिन दी जाए, तो ये अब पहचाने भी नहीं जाते कि ये थैलेसीमिक हैं। और हमारे माशरे में अब ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब ये जहाज़ चला रहे हैं। ये वकील जिस तरह अहमद है, ये वकालत के शोबे से भी मुंसलिक है, इसने एलएल भी किया हुआ है, और सुंदस फाउंडेशन में ये थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए जो है वो खून के अतियात जमा कर रहा है। उनसे यही बात करना चाह रही हूँ मोहम्मद अहमद, आप मुझे बताएं कि फिर आप किस तरह इन्वॉल्व हुए इस इदारे के साथ? मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने और आपका रोल क्या है अब यहाँ? बिल्कुल, जब मैंने अपनी पास आउट किया, सब चीज़ें की, तो मैं बाहर निकला तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि तुम क्या करोगे अब? तो मैंने कहा मैं देखूंगा बाहर। तो बाहर मैं निकला तो मैं नहीं देख कर पा रहा था नॉर्मल लोगों के साथ ना मैच, लाइक थोड़े से बदतमीज़ी लैंग्वेज में, थोड़ा सा उनका एक तरह का एक रोल था। तो सर के पास हम लोग आए थे, तो मैंने सर से बात की, तो सर ने कहा अगर आप लोग ये करना चाहोगे। मैं कहा सर डेफिनेटली, क्यों नहीं। तो मैं सर के साथ हम लोग अटैच्ड हुए थे आज से 5 साल पहले। तो वहाँ पे 5 साल से क्या कर रहे हो आप पर्सनली? खुद क्या कर रहे हो? पर्सनली मैं एज ए सुंदस में ऑफ कोर्स, बिकॉज देखो ना, बहुत से लोग, जब कोई, हमने बाहर के मुल्क में तो ये बहुत देखा है कि अगर कोई खुद कैंसर सर्वाइवर है तो वो फिर कैंसर के पेशेंट्स और कैंसर के लोगों में मुब्तला लोगों के लिए काम करते हैं। सो यहाँ पे ज़रा ये कॉन्सेप्ट कम है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस बीमारी में आप खुद मुब्तला हो, जिसको आप सर्वाइव कर रहे हो, जिसे आप फाइट कर रहे हो, आप दूसरों की भी सपोर्ट कर रहे हो। बट किस तरह मैं ये जानना मैं किस तरह करता हूँ, पहले तो मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि मैं डिफरेंट फैक्ट्रीज़ और डिफरेंट जितने भी ऑफिसेज हैं, मैं इनके डोर नॉक करता हूँ पर्सनली जाके। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें ब्लड कैंप जो है वो दें,
ताकि जो हमारे बच्चे हैं, पेशेंट हैं जो दूर दराज से आते हैं, जैसे काफ़ी हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जो ऐसी ऐसी जगहों से आते हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना हुआ, फर्स्ट टाइम सुनते हैं। ये पीर का हिंद करके कोई इस तरह करके कोई जगहों के नाम है, हिंद को करके कोई इस तरह की जगहों के नाम है, तो बेचारे वहाँ से कितनी मुश्किल से आते हैं, और जब यहाँ पे आते हैं उनको ब्लड ना मिले तो वो बेचारे मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो जब ब्लड नहीं मिलता ना, तो वो जो पेन है वो या तो सर समझ सकते हैं या हम पेशेंट समझ सकते हैं, नॉर्मल बंदा वो पेन नहीं समझ सकता। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को सोचते हुए मैंने फ़ैसला किया कि नहीं यार, जो पेन मैंने फ़ील किया ना, मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा या उसके पेरेंट ये फील करें। तो उस सिलसिले में मैं वैसे सुंदस में बचपन से हूँ, बट इस फील्ड में मैं जो है वो 5 साल से इसमें हूँ। अमेजिंग। हम यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे। सर, अब आपसे ये जानूंगी, आप क्यों ये पेन समझ सकते हैं? मैं ये अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। इस किस्म की जब फाउंडेशन और चीज़ें बनाई जाती हैं तो कोई ना कोई बैक स्टोरी होती है। आपका अपना थैलेसीमिया के साथ क्या एक्सपीरियंस है एंड वाई आप इस तरफ आए? उसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि हम एज़ अवाम क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या रोल अदा करें। ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे, ऑन एयर भी यही बात की है। खून हम सब के अंदर है, डोनेट करें। मतलब लोग कहते हैं कि आए हाय हमने सदका देना था, हमारे पास सदके तक के पैसे नहीं थे। तो इसमें तो पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, खून आपके अंदर है, जाए डोनेट कर दे, वो भी एक सदका हो गया। और ऐसा सदका जिससे आपने जान बचानी है। किसी को रोटी नहीं आप खिला रहे, किसी की बीमारी में आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, खून से तो लिटरली डायरेक्ट जान बचा रहे हैं आप। हमारे साथ मोहम्मद यासीन खान है, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ सुंदस फाउंडेशन, एंड वी हैव विद अस एक बहुत ही बाहिम्मत एंड ब्रिलियंट यंग मैन जो वकालत के शोबे से भी वाबस्ता हैं एंड वॉल्टियर के तौर पे सुंदस फाउंडेशन के साथ काम करते हैं। मोहम्मद अहमद 28 साल के हमारे थैलेसीमिया फाइटर, थैलेसीमिया सर्वाइवर हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जो आपने ये, क्योंकि मैंने ब्रेक में आपसे पूछा कि आपको थैलेसीमिया फैमिली में, आपने कहा ऐसा कोई मामला नहीं है, तो आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? मैं जी एक इदारे में काम करता था, थैलेसीमिया के पेशेंट और हीमोफीलिया के पेशेंट के लिए ब्लड कलेक्ट करता था, ब्लड कैंपिंग करता था। तो मैंने इन मरीज़ों के और इनके लाहिकीन के दुख और दर्द को बहुत करीब से देखा हुआ था और रोज़ाना महसूस करता था। और ये जो मरीज़ हैं बहुत दूर दराज के इलाकों से आते थे, और आके जब कहा जाता था कि खून नहीं है तो वो उन्हें 2-2, 4-4 दिन, हफ्ता रहना पड़ता था। तो वो बहुत मुश्किल से जो है वो रह पाते थे और बहुत तकलीफ़, और उनकी ये तकलीफ़ नहीं देखी गई। तो इसलिए जो है वो सुंदस फाउंडेशन का आगाज़ जो है वो गुजरांवाला से हुआ, क्योंकि मुल्क के उन हिस्सों में जो छोटे शहर हैं और कस्बे हैं, वहाँ पे जो है इसकी थैलेसीमिया के इदारे की जो है वो कोई या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो है फैसिलिटी नहीं थी। तो इसलिए जो है वो क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि खून निकाला लगा दिया, एक पूरी प्रोसेस है जी। सुंदस फाउंडेशन का क़याम इसलिए जो है वो आया या बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो दूर दराज के इलाकों से जो है ब्लड के लिए आते हैं उनको डोर स्टेप पे जो है ये सहूलत दी जाए। तो आज सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के छोटे बड़े 10 शहरों में जो है वो अपनी सर्विस दे रहा है, और ये सर्विस जो है बिल्कुल फ्री लोगों के ताउन से जो दी जा रही है, डोनेशन से एंड ऑफ कोर्स ब्लड डोनेशन से। जी। सो व्यूअर्स, आप अगर पैसे नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते तो ब्लड तो डोनेट कर सकते हैं ना। अपना नाम डाल दें एज अ डोनर, हर 3 महीने बाद जाके ब्लड डोनेट कर दें, साल में 4 दफ़ा, इतना बड़ा आपका सदका निकल जाएगा। इससे बड़ी बात क्या है? एंड इवन इफ इट्स नॉट फॉर द इंटेंशन ऑफ सदका, जस्ट बिकॉज इट इज़ द राइट थिंग टू डू। व्यूअर्स, खून तो हम सबके अंदर है देने के लिए। जी बेटा, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप व्यूअर्स को कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज सिर्फ ये नहीं है कि आपकी एक खून ढूंढने की एक जंग है कि भाई हर बार आपको हर 15 दिन के बाद ब्लड लगता है बेटा? जी बिल्कुल। अच्छा, अब हर 15 दिन के बाद सिर्फ आपने खून नहीं ढूंढना। आप सोचे व्यूअर्स कि अगर हर 15 दिन के बाद आपको ब्लड रखना है तो आपकी मूवमेंट, आप ट्रैवलिंग, आपकी ज़िंदगी की कितनी चीज़ें मुतासिर हो जाती है अगर आपको पता है कि आप एवरी 15 डेज़ आपको ब्लड रखना है। और इस बीमारी के साथ और भी बहुत से मसाइल आते हैं,
और फिर लोगों के रवैये, आई एम सॉरी, बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही अफसोसनाक बातें मुझे सुनने को मिली। जी बेटा। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें ये बीमारी दी है, तो हमें एक ऐसा इदारा भी दिया है जो बिल्कुल भी हमें फ़ील नहीं होने देता कि हम लोग किसी एक ऐसी बीमारी से जो है वो लड़ रहे हैं। दूसरा, मैं लोगों के रवैये को मैं ये कहूँगा कि लोगों को चाहिए, अगर आपकी फ़ैमिली में या आपके कोलीग्स में या आपके मोहल्ले में कोई इस तरह का पेशेंट आपको मिले तो उसकी केयर करें। उसकी केयर आप उसके ब्लड के हवाले से उससे पूछा करें। अगर आप ब्लड के हवाले से नहीं करते तो जिस इदारे में वो जा रहा है वहाँ पे एटलीस्ट जाके देखा करें कि वो बच्चा कैसा है, ठीक है, बजाय उसको बुली करना या उसको तंग करना, क्योंकि ये बच्चे अपनी एज से थोड़ा सा पीछे दिखते हैं। जैसे कि आप माशाल्लाह 28 इयर्स के हो, लेकिन आप बहुत छोटे लगते हो अपनी एज से ऑलमोस्ट। वैसे तो खैर हम सब की ख्वाहिश है बेटा कि हम भी यंग लगे, क्योंकि 28 की उम्र पे लुकिंग लाइक योर 16-17 एक तरह से ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। बट व्हेन यू आर अ यंग मैन जो जॉब पे जाता है, काम करता है, तो लोग सीरियस नहीं लेते। आपने मुझे बताया क्योंकि आपका फेशियल हेयर नहीं आता तो आपका मजाक भी उड़ाते हैं, आपको बुली करते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, यानी आप मजाक करना, थोड़ा सा हिट कर देना, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग जो हैं वो लड़ नहीं सकते उनके साथ उस तरह, बिकॉज वो हमसे थोड़ी सी ज़्यादा पावर में होते हैं, तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता, हम हो जाते हैं। हम लोग यानी कि फिजिकली भी अटैक करते हैं? फिजिकली भी करते हैं आजकल। और जाहिर है क्योंकि अब ऐसे पेशेंट्स जो हैं व्यूअर्स किसी सूरत किसी फिजिकल लड़ाई की सिचुएशन में पड़ ही नहीं सकते। ब्लड लॉस या कोई भी ऐसी चीज़ जो है इनके लिए जानलेवा हो सकती है। सो किसी ऐसे बंदे को तंग करना और छेड़ना जो ऑलरेडी ज़िंदगी और मौत के बीच की एक जंग डेली लड़ रहा है, क्या ये इंसानियत के ज़ुमरे में आता है व्यूअर्स? यही इश्यूज़ है ना बेटा। एक ब्लड ढूंढना, अवेलेबिलिटी होना, ऐसी जगहें जो साफ़ सुथरे क्लीन अंदाज में ये चीज़ कर सकें, और देन उसके बाद फिर आपकी दिखने पे, आपकी ज़िंदगी जीने पे, आपके हर मामले के ऊपर लोगों की तनकीद, लोगों का क्रिटिसिज्म, लोगों का मजाक उड़ाना, ये चीज़ें बड़ी इनकरेक्ट है व्यूअर्स। आपने अगर किसी के लिए अपनी केयर शो करनी है तो छेड़ाछाड़ी और मजाक करने के बजाय अगले से जाके पूछे कि यार तुम्हारी अगली अपॉइंटमेंट कब है, मैं ले जाऊँ, चलो हम साथ गप्पी लगा लेंगे। ये बड़ा एक लंबा अमल होता है, बंदा जाता है, पूरी प्रोसेस से गुजरता है, पूरा पूरा दिन लग जाता है, राइट सर? दिन नहीं तो घंटों तो लग जाते हैं। और जो दूर से आया जा रहा है उसके लिए ऑलरेडी इतनी तकलीफ है जो उसने फेस करनी है। अब आगे से आप उसको हेल्प करने के, या बड़े लोग होते हैं बाहर के ममालिक में, कोई कैंसर की अपनी कीमोथेरेपी कराने के लिए जाता है, कोई रिश्तेदार साथ चला गया, आपस में उन्होंने गेम्स खेलनी, गप्पे लगा ली, कुछ एंजॉय कर लिया कि अगला फील ना करे। यहाँ पे हम पेशेंट को उल्टा और बुरा फील कराते हैं। आज के दिन का जिस तरह थीम भी ये है कि थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए जो है आसानियाँ पैदा करना, इनके लिए काम करना और इनके लिए मुत्तहद होना है इस बीमारी के ख़िलाफ़। तो पैगाम तो यही है कि चाहे वो थैलेसीमिया के मरीज़ हों या किसी और बीमारी के मरीज़ हों, उनके लिए जितनी आसानियाँ जो है वो पैदा की जा सकें वो करनी चाहिए। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से एक आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, देखने वालों को, कि वो लोग जो हैं थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने भी जो है अपने 36 अज़ला में जो है वो थैलेसीमिया के जो है वो टेस्ट के जो है वो पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम स्टार्ट किया हो। वहाँ पे जो है वो फ्री जो है सैंपल दे के जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो सुंदस फाउंडेशन के मराकज़ हैं वहाँ पे भी आप सैंपल दे के जो है इस बीमारी से जो है वो बच सकते हैं। और इन मरीज़ों के लिए जो इस दुनिया में आ चुके हुए हैं, जिनको इलाज मुआवजा की ज़रूरत है, जिन्हें आपके खून की ज़रूरत है, उनके लिए खून का अतिया दें ताकि जो है इनकी ज़िंदगी के चिराग को जो है रोशन रखा जा सके। कुरान की आयत भी है कि जिस किसी ने किसी एक इंसानी ज़िंदगी को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये जो हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं, यानी ब्लड जो होता है, इसने जो है 90 दिन से 120 दिन के अंदर ज़ाया हो जाना होता है। तो आप दे देंगे तो कीमती इंसानी ज़िंदगियाँ बचेंगी। व्यूअर्स, इससे ज़्यादा हम आपको क्या इनकरेज कर सकते थे। याद रखें, थैलेसीमिया मेजर का फाइटर, सर्वाइवर पूरी ज़िंदगी एक हेल्दी लाइफ गुजार सकता है अगर उसको टाइम पे ब्लड मिले, अगर हिफ़्ज़ान सेहत के सारी चीज़ें जो हैं उनको मेंटेन किया जाए और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल उनको दिया जाए। पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजारी जा सकती है किसी भी सो कॉल्ड नॉर्मल बंदे की तरह। शादी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है और प्रॉपर सपोर्ट एंड इलाज ज़रूरी है। सो प्लीज़ हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, आप भी अपना हिस्सा डालें।
ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ होंगी डॉक्टर अरीज। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। मेरी सहेली आ गई। डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक एस्थेटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। yes. मैंने कहा कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक, मतलब बेसिकली आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है मतलब फेशियल एस्थेटिक्स, राइट? Yes. जिसमें चाहे आप बोटॉक्स की बात करें, फिलर्स की बात करें, स्कार रिमूवल की बात करें, रिजुविनेशन की बात करें, एंटी एजिंग की बात करें, लाइपोसक्शन की बात करें, बॉडी एंड ऑफ कोर्स द फेस बोथ। तो डॉक्टर साहबा आपके साथ हमें ज्वाइन किया है जेनिफर ने, जो आपको असिस्ट करेंगी, और सीट में बैठी हुई है मिना, जो टेक्निकली आपके साथ काम करती हैं, लेकिन आज एज अ मॉडल हमने उनको बिठाया है। और उसका रीज़न बड़ा सिंपल है व्यूअर्स, ये काबू में नहीं आती, ये अपनी ट्रीटमेंट ही नहीं कराती। और ये अरीज और मेरी एक बिलीफ है कि भाई जो काम कर रहे हैं खुद भी तो वैसे लगो। यस बिल्कुल। तो ये पढ़ाई में हमारा बच्चा मफरूज था, तो हमने से कहा और दूसरा इसको ये होता है कि मैं रेस्ट करूं अपनी, जहाँ पे इसकी बारी आएगी ना तो मुझे कहेगी नहीं मैम कोई बात नहीं, रहने दें, हम फिर कर लेंगे। आप आराम करें, आप इतना काम करती हैं जी, मुझे पता है। वेरी केयरिंग, तो वो अपना तो करवाती नहीं है, मैं तो कह के थक जाती हूँ। ये लगा था मुझे भी नहीं टाइम देती। हाँ वो एक और बात है, लेकिन इस पे हम लड़ाई करेंगे प्रोग्राम के बाद। जो अभी एक ज़रूरी काम है, अगर आप इजाज़त है तो मुझे ज़रा पराठों पे नज़र डालने दें। मेरी एक प्यारी सी पराठी किचन में मेरा वेट कर रही है, छुटकी सी मेरी पराठी। क्या सिचुएशन है? जो हमारे आलू वाले पराठे विद लिक्विड डो जो है वो हो गया है रेडी, और उसको सर्व किया है हमने टमाटो और इमली की चटनी के साथ। अगर अरीज देख लेती कि तुम क्या हरकत कर रही हो, उसने गरम चिमटा तुम्हारी ज़ुबान पे लगा देना था, क्योंकि वो खुद इतनी बेहतरीन शेफ है, कुक नहीं है, शेफ है पूरी। लेकिन मैंने भी इसने आज आलू वाले पराठे बनाए हैं लिक्विड फॉर्म में। नहीं, आप ये पूछे, आपने भी टेस्ट किया, आप बताएं कि कैसे बने, ताकि लोग बनाएं। वो जो है वो इसने बैटर की तरह बनाई है। रियली? जी जी, देखिए कन्वीनियंस, जुगनापी शक्ल देखो डॉक्टर अरीज की। देखिए दुनिया बहुत आगे चली गई है, लोग इतना टाइम स्पेंड नहीं करते, इसलिए ये कन्वीनियंस है। आप अपना बैटर बना के फ्रिज में रखें और सुबह सुबह गरम गरम मजेदार आलू वाले पराठे और मैदे का आटे का बना ले बैटर तो बेटा बेहतर होगा। अपना बैटर बनाया तो Exactly. मौत भी वाकई हो जी, सकती है। अपना दिया आपने। अच्छा शुक्र है, वैसे 2 दिन से इतना टेंस माहौल चल रहा है, हमने सोचा थोड़ा सा हंस लें, मुस्कुरा लें और थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को एंटरटेन कर लें। हमारी तो यही कोशिश है कि हम जितना ज़्यादा नॉर्मैलिटी की तरफ चीज़ों को लेकर चलें सो चलें, क्योंकि ज़िंदगी ने कंटिन्यू करना है। जो भी मामलात चल रहे हैं, हम अपनी पाक फौज के साथ हैं, बिल्कुल, हम अपनी आवाम के साथ हैं, हम सब जो हैं मिल के आगे बढ़ेंगे एज अ नेशन। बट अलर्ट होके चलना है, बट ज़िंदगी के साथ कंटिन्यू करना है, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है, ऐसे ही है। टू कीप गोइंग। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले बताएं कि आज आप हमें किस चीज़ के बारे में बताएंगी? हम ओवरऑल स्कार्स के बारे में बात करें, क्योंकि स्कार्स या निशान जैसे भी हों हमें इन एनी केस बुरे लग रहे होते हैं। स्कार्स को उर्दू में हम क्या कहते हैं? मुझे अच्छा, जब हमारे पास आता है पेशेंट तो लेमैन लैंग्वेज में वो खड्डे कह रहा होता है। अच्छा, वो तो एक्नी के होते हैं जो मुंह पे होते हैं। हाँ। अब मैं एक एग्जांपल आपको व्यूअर्स दिखाना चाहूँगी। फॉर्चुनेटली मुझे हर वक्त चोटें लगी हुई होती हैं। कुछ कोई साल पहले मुझे डॉग ने बाइट किया था। अगर हाथ पे क्लोज करे तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ना, ये देखिए यहाँ पे आपको ये निशान नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये एक निशान पड़ा हुआ है डॉग बाइट की वजह से। ये आप 2 डॉट्स देख रहे हैं, ये मैंने उस दिन जैम बनाया था तो मेरा हाथ जल गया। चुप करो अरीज, मुझे इस तरह से मत देखो। दूसरे हाथ पे आते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जलने का निशान है। एयर फ्रायर में हाथ डाल दिया इन रमज़ान कुछ बनाते हुए, तो यहाँ पे ये निशान पड़ गया। अब ये निशान जो हैं इक्का दुक्का हो तो बंदा इग्नोर कर लेता है, लेकिन अब जैसे कि मेरे काफ़ी स्कार्स हो गए और मुझे घबराहट भी हो रही है कि यार ये क्या हो रहा है कि वो जितना पिछले 2 साल से 3 साल से लोग हाथों को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, उतनी हाथों को बार बार चोट लग गई ना, नज़र लग गई। जो भी मैंने भी एहतियात नहीं की। अब ये वाला स्कार मैंने तो कहा था कि यार एक विद द पैसेज ऑफ डॉग ने बाइट किया है, थोड़ा सा कट लगा था, वापस जुड़ गया, वो जुड़ के अजीब सा हो गया। ये देखिए, ये कॉन्ट्रेक्चर स्कार बन जाता है। जिस तरह स्कार्स इसमें बर्न के स्कार्स आते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके एक्नी के स्कार्स आ जाते हैं।
बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके जो स्टिचेस यानी कि कोई चोट लगने के बाद आपने स्टिच करवाया उसके स्कार्स आ जाते हैं, बर्न के होते हैं। अब स्ट्रेच मार्क्स वो भी आपके इसके अंदर आ जाते हैं। अब होता ये है सिजेरियन, यस, उसका अब वही सर्जरी की मैं वही कह सर्जरी रही के हूँ ना। स्कार्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, अपेंडिक्स पहले जब हुआ होते थे तो प्रॉपर कट लगता था, अल्लाह का शुक्र है अब वो की होल सर्जरी होती है, लेकिन इवन देन इतने इतने कीलॉइड्स जैसे बन जाते हैं जहाँ पे आपका वो इंसर्ट करते हैं। उसी तरह सिजेरियन जब होता है, कोई भी मेजर सर्जरी हो या माइनर सर्जरी हो, स्कार्स तो अगर आपकी बॉडी प्रोन है तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। हाँ, और कुछ तो ये जिस तरह अगर आप सी सेक्शन की बात कर रही हैं तो उसमें तो बनता ही बनता है ना। हाँ, अब किसका अगर हाइपोट्रॉफिक बन गया यानी कि कीलॉइड जिस तरह ऊपर से रेज्ड है, वो आपकी किस्मत है कि आपका बना है या नहीं बना। अच्छा, वो कीलॉइड स्कार की टेंडेंसी उन लोगों में होती है जो बेसिकली एशियंस हैं। एशियंस में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि उसमें कीलॉइड स्कार बन सके। कीलॉइड स्कार इतने मुश्किल नहीं होते ट्रीट करने। उसके अंदर अगर तो कोई बहुत बड़ा स्कार है और उसको आपकी रिविजन करने के बाद आप स्टीरॉयड का इंजेक्शन अगर बीच में 1 से 2 बार लगवाते हैं तो वो जो रेज्ड है वो ठीक हो जाता है। अगर छोटा सा कोई है तो उसमें रिविजन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आप स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। लेकिन हमेशा से आपने स्कार्स के मामले में ये चीज़ देखनी है कि आपने उनको पुराने नहीं होने देना। आप जितना उनको पुराना होने देंगे वो उतने मुश्किल हो जाते हैं ट्रीट, क्योंकि आपको बाज़ दफ़ा ये लगता है जिसको हम कहते हैं वो और पक्के हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हमारी बड़ी बूढ़ियाँ या बड़े यही कहते हैं कि अच्छा नहीं ये ख़त्म हो जाएंगे, तुम लोग बड़े हो गए। जिस तरह एक्नी के बारे में भी आमतौर पे यही मिथ होती है कि जी अच्छा आप बड़े होंगे, इस एज में निकलते हैं, ये बाद में ठीक हो जाते हैं। जो एक्नी के स्कार्स पड़ते हैं और अगर आप उनको ट्रीट नहीं करते हैं तो जैसे जैसे आप एज करते हैं तो वो आपके और ज़्यादा विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ से कोलेजन जाना शुरू हो जाता है। जब आपका कोलेजन डिप्लीट करता है तो वो आपको ज़्यादा गहरे नज़र आएंगे और फिर एक वक्त के बाद अगर आप हमारे पास आके ये कहते हैं कि जब इसका ट्रीटमेंट हो सकता है तो हम उसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, वो ट्रीट नहीं हो सकते। जिस तरह मिना की एज है, ये एज परफेक्ट एज होती है। अगर आपकी एक्नी निकली है तो इसमें 12 साल बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स, एक्नी के स्कार्स अगर आपको टीनेज में एक्नी हो जाए 14-15 साल की उम्र में, तो मैंने तो ऐसी बच्चियां भी देखी हैं जो 17 साल की उम्र पे मुंह पे खड्डे होते हैं उनके। हाँ, क्योंकि एहतियात नहीं की होती, उनको ज़्यादा सिवियर एक्नी होती है। रिपीटेड जो एक्नी जहाँ पर निकलेगी ना, आपको ये जहन में रखना है कि वहाँ पर आपको स्कार्स छोड़ के जाएगी। एक तो एक्नी को कभी भी आपने हल्का नहीं लेना, उसको जैसे भी है फ़ौरन आपको अगर लग रहा है कि 3-4 माह आपके कॉन्टिन्यूसली ऐसा रह रहा है कि एक्नी है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, उसको रूल आउट करें। घर में टोटके वगैरह या सीरम्स वगैरह के साथ काम चलाने की कोशिश ना करें। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इंटरनल इश्यूज़ होते हैं तो उसमें आपको मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है, एक पूरी फुल रजीम रिक्वायर्ड है। अब अगर आपकी एक्नी चली गई है और स्कार्स वहाँ पर मौजूद हैं तो भी ये ना सोचें कि आप सीरम्स लगा देंगी या होम केयर कर लेंगी तो आपके सारे स्कार्स वो फिल अप हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, आपको ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है। सिंपल ट्रीटमेंट्स के अंदर आपके PRP आ जाता है, ठीक है, लेज़र्स आ जाते हैं जिसमें लेज़र आजकल आपका CO2 लेज़र है अगर वो थोड़े पुराने स्कार्स हो गए हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई 35 के बाद आता है तो फिर हमारे पास अकेली ऑप्शन PRP नहीं होती। इस एज में अकेली PRP बहुत अच्छा काम कर लेती है और ऑलमोस्ट हम यही अगर इसके रेगुलर सेशंस होते हैं। नहीं, बट अब देखो ना, जैसे मेरा ये 1 साल पुराना हो गया स्कार, मेरा ये वाला तो खैर इतना पुराना नहीं है, मतलब ये रमज़ान में ही हुआ था। अब सिजेरियन का मेरा स्कार, लास्ट स्कार, अब देखो ना वो तो इतना पुराना स्कार है, वो नहीं ठीक हो सकते ना, वो कभी भी नहीं हो सकते। बहुत थोड़े बहुत बेहतर हो सकते लेकिन वो मुकम्मल ठीक नहीं होंगे। यही चीज़ मैं समझा रही हूँ कि आपने उनको पुराना नहीं होने देना। अगर आपको ये लग रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल फेड अवे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे या वो हल्के हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे लेकिन हमारे पास फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत कम रह जाती है। आजकल खैर मॉर्फस भी आप बहुत सुन रही हैं, वो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ माइक्रो नीडलिंग होती है, वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये सब तकलीफ कितने हैं, एंड में बात वहीं पे आ जाती है। लोग कहते हैं कि आपको तकलीफ़ कितनी होगी ऐसी चीज़ से। नहीं, अब जिस तरह PRP है तो जिस तरह नमिंग क्रीम लगाई हुई है तो जैसे इसका अगर इफेक्ट ख़त्म भी होता है कोई 1-2 घंटे के बाद, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपके लिए ऐसा होता है कि जी आपका मुँह दुख रहा है। आधे घंटे के लिए बहुत मायने, लेकर हम 10 में से रेट करेंगे उसे तो शायद हार्डली 2 to 3 इतनी पेन होगी, इससे ज़्यादा कोई पेन नहीं होती। CO2 लेज़र जो है, यानी कि जब आपका मामला आगे चला गया और बहुत पुराने स्कार्स हो गए, उसमें बर्निंग होती है, ठीक है, वो थोड़ा उसका डाउन टाइम भी है, वो तकरीबन आपकी रिकवरी पीरियड 10 से 15 दिन ले जाता है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप जितना मतलब जल्दी कर लेंगे, आप सिंपल प्रोसीजर्स पे आपकी जान छूट जाएगी। अब तो इस वक्त इतनी अच्छी ऑप्शंस आ गई हुई है कि अगर आपने PRP की और साथ स्किन बूस्टर डाल दी है, यानी कि जो आपका अपना कोलेजन प्रोड्यूस कर रहा है। मेन मकसद आपका क्या है? स्कार आपका है बॉडी का रिपेयर का
प्रोसेस, उसने नेचुरल हीलिंग की तरफ वो लेकर आ रहा है, तो उस चक्कर के अंदर वो स्कार बन गया है। और आपका वहाँ पर अब क्या चीज़ ऐसी है जो आपको फैसिलिटेट करती है या वहाँ पर आपकी वो फिलिंग करती है, वो अगर कोलेजन की एक अच्छी प्रोडक्शन है। तो आपने जब हम पीआरपी भी कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम दोबारा से उस स्किन को इंजर कर रहे हैं। जब वहाँ पर हम थोड़ा सा ज़ख़म क्रिएट करते हैं तो आपकी अपनी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज़्म होता है, एक तो प्लाज्मा डाला जा रहा है। प्लाज्मा जो है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी रिपेयर के अंदर सबसे पहले काम आता है। अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे अल्लाह ने बेसिकली प्लाज्मा एक ऐसी चीज़ रखी है कि जो आपकी बॉडी में कहीं पर भी चोट लगेगी तो सबसे पहले जो आपको बचाने के लिए आएगा वो आपका अपना प्लाज्मा आएगा। ओके, ठीक है, तो इसीलिए जब हम यहाँ पर आपके एक इंजरी, जिस तरह माइक्रो नीडलिंग में हम थोड़ी बहुत छोटी छोटी नीडल से इंजरी करने के बाद जब प्लाज्मा डालते हैं तो वो आपके रिपेयर का काम करता है और वहाँ पर कोलेजन प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आप कहेंगे जी सेशन कितने, एक सेशन काफ़ी है, बिल्कुल भी नहीं काफ़ी है, एक सेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। स्कार्स की फिलिंग कैसे होती है? स्कार होता ही है कि अगर वो इस शेप में है स्कार तो वो नीचे से भरना शुरू होगा, ठीक है, वो आपको बाद में ऊपर नज़र आएगा कि वो बंद हुआ है, वो ऊपर से भरना नहीं शुरू होता। तो इसीलिए आपके मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। बट लोग तो फिलर्स डाल देते थे ना उसके अंदर। फिलर भी आपके एक हद तक नीचे से फिल होता है ना, फिलर आप कहाँ डाल रहे हैं, ऊपर तो नहीं डाल रहे हैं ना, आप नीचे डाल रहे हैं, तो वो भी उनको थोड़ा बहुत आपको ये लगेगा कि वो रेज हो गए हैं। फिलर भी एक ऑप्शन होती है अगर आपके पास अब सपोज़ आप कहते हैं अब एक बंदा इतना उसकी एज हो गई है, हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो वो काम नहीं करता, तो उसमें आप कुछ हद तक उनको कम कर सकते हैं, फिलर से मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर इसके अंदर देखें स्कार्स तो हम इनको आइस पिक स्कार्स कहते हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि बाज़ दफ़ा सुइयों के नुक्ते नुक्ते हैं, उसमें फिलर कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, एक पहले वक्तों के अंदर अभी थोड़ा सा वो तो खैर इस वक्त नहीं कोई कर रहा होता इसमें, लेकिन डर्मा अब्रेजन भी की जाती थी, जिसका मतलब ये कि आपने ऊपर से एक लेयर उतार दी है। ठीक है, जब आप लेयर बेसिकली उतारते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी नए स्किन सेल्स बनते हैं। अब जिस तरह अगर मैना का भी ये केस है, इसमें हम एक्सपेक्ट ये करेंगे जितने इसके स्कार्स हैं, इसमें हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर इसके 5 से 6 सेशंस रेगुलरली हो जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसकी स्किन बहुत अच्छी होगी। ज़रा आके आप मुझे गाइड करेंगे कि आप करेंगी क्या? करेंगे तो हम ब्रेक के बाद। यस, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि टाइम रिक्वायर्ड होता है। मीना बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटे ये बताओ कि आपको क्या चीज़, अव्वल तो तुम्हें तो कुछ बॉदर ही नहीं करता, लेकिन इशू क्या है? बेसिकली वैसे मुझे स्टार्टिंग में एक्ने का बहुत ज़्यादा इशू, ठीक है, लेकिन मैम को पता है कि मैं रेज़र करती थी, आई हैड लॉट ऑफ हेयर ऑन माय फेस, ठीक है, तो फिर मैम ने मेरा लेज़र किया सबसे पहले, तो फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी कि जब तक कि आपकी एक्ने अंदर से कंट्रोल नहीं होगी तब तक हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है बेटे। तो अब मेरी अब एक्ने काफ़ी हद तक कंट्रोल है मेडिकेशन के बाद, फिर उसके बाद हमने पीआरपी के सेशंस भी किए हैं, तो अब इट्स क्वाइट बेटर, इट्स अ लॉट बेटर माशाल्लाह। नहीं, Too मुझे much. फ़र्क महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई रिमेंबर मैं ना जब आप प्रोग्राम पे आना शुरू हुए थे तो ऐसे ऐसे करके आपके ग्रूव्स थे, वो ग्रूव्स बहुत बेहतर हो गए हैं और मेरा बच्चा माशाल्लाह और खूबसूरत हो गया, तकड़े जाऊँ मैं इसके। हाँ, जेनिफर अभी तुम्हारा और मेरा इतनी फ्रैंकनेस नहीं हुई। अच्छा, ये हमारा भी प्यार बनेगा, लेकिन ज़रा अभी यहाँ पे ज़्यादा है। हम एक्टिव एक्नी में कुछ नहीं करेंगे, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर वो आपको कहता है जी एक्टिव एक्नी में आपकी पीआरपी कर दी जाएगी या आपको प्रोसीजर कर दिया जाएगा, तो वो नहीं करवाना, और जो क्लिनिक के आलात हैं उनसे आम लोगों को दूर रखना है। ये बेसिकली मुझे इसलिए कह रही हैं क्योंकि यहाँ पे आके इनके काउंटर पे मैं ऐसे हाथ रखने लगी थी, इन्होंने देखा तो मेरा त्राह निकल गया और मैं ऐसे होकर ना चुप करके भीगी बिल्ली की तरह ना जेनिफर को आके चिमड़ सी गई कि जेनिफर हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, ये वाली जो आंटी हैं ये डांटेगी हमें। और बात है कि आंटी और मेरी उम्र, ये बल्कि मेरे से उम्र में छोटी है, पता है तुम्हें? पता है क्या मतलब जी तुमको? नहीं, वो तो आपसे बड़ी लगती है। क्या मसला है तुम्हें? एनीवे, यानी कि तेरी डेंटिक पेंटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ रही है, जो लोग यकीन ही नहीं कर रहे कि मैं तेरे से जवान हूँ ज़्यादा, लेकिन नहीं हूँ। कह रही हूँ, नहीं मैं आपको कह रही हूँ, आई एम ओल्डर देन यू। नहीं, मैं बड़ी हूँ आपसे, इमोशनली बड़ी है, एक्चुअली आईडी कार्ड के मुताबिक तो छोटी है। अब 3 बच्चों की माँ क्या फ़र्क पड़ता है? तो बेटा मैं 5 की हूँ, मेरे 2 स्टेप चिल्ड्रन भी हैं, आप भूल फिर रही उस क्लास हैं। से आई एम 5, हमारा मुकाबला इसी नहीं बातों पे लगा रहता है। लेकिन
यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। सिर्फ ये बता दें कि आप अभी इनके मुंह पे एग्जैक्टली क्या करेंगी, ताकि हम ब्रेक के बाद जब वापस आए तो वहीं से स्टार्ट। अच्छा, हम बेसिकली ब्लड ड्रॉ कर चुके हैं और नमिंग क्रीम लग गई हुई है, ठीक है। और इसके बाद हम PRP करेंगे माइक्रो नीडलिंग के साथ। बिल्कुल सही। तो ये जो वो मशीन है जिसके अंदर प्लाज्मा बनाते हैं। प्लाज्मा बनाया है, ब्लड ड्रॉ हो चुका है, नमिंग क्रीम ज़रूरी होती है इन चीज़ों में। बहुत से लोग करा भी लेते हैं PRP विदाउट नमिंग क्रीम, नहीं, बट मेरा ज़रूरत भी क्या है? जैसे कि डॉक्टर रीत ने मुझे ये समझाया कि जुगन अगर तकलीफ गैर ज़रूरी है तो वो करनी ज़रूरी क्यों है? हाँ। बिल्कुल सही। तो इसी नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको ऑन एयर दिखाएंगे कि माइक्रो नीडलिंग थ्रू PRP कितना एक तरह से पेनलेस प्रोसीजर है अगर सही तरीके से किया जाए, और ऑन एयर आपको करके दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम इस वक्त डील करने लगे हैं एक्नी स्कार्स के लिए, लेकिन जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो किसी भी किस्म के स्कार्स पे और बर्न्स पे भी ना। बर्न्स पे भी किसी हद तक। क्या मतलब? मतलब बर्न्स पे होता ये है कि आपका ये ज़रूरी है ना कि कौन सी डिग्री का बर्न है। नहीं, अगर जल चुका है जल चुका और कॉन्ट्रेक्चर स्कार है, फिर नहीं। इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं, आप हौसला करें, इसका क्या होगा? इसका जीना सीखें। इधर भी जली हूँ। कोई बात नहीं, आप नज़र ही नहीं आ रहा। जेनिफर मेरे साथ बहुत अच्छा, तुम अपना काम कर लो, मैं वहाँ नुक्कर में आके बैठ जाती हूँ। ओके, सो हमने वाइप डाउन किया और फिर व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? ठीक है जी, अब ये हमारे पास बेसिकली पेन है और ये नीडल है, और ये बिल्कुल हम नई ओपन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नीडल जो है वो बिल्कुल नई ओपन की जाए। ठीक। और अगर कोई रीयूज़ कर रहा है नीडल्स, इवन ये नीडल अगर आपके मुंह पे एक दफ़ा यूज़ हो गया तो ये आपने आपके लिए सेकंड भी टाइम नहीं। हाँ। फिर से नहीं इसको यूज़ करना अपने ही मुंह के ऊपर। Yes. सेशन ख़त्म हुआ, बात ख़त्म हुई, इसको डिस्पोज ऑफ करें, राइट? यस, बिल्कुल। और ये इसलिए आपके और सामने ये बातें खुली- आपको इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं और आपने ये करना है, इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप जाएं डॉक्टर के पास और वो इस तरह की कोई फनकारी कर रहा है, आप हर चीज़ अपने सामने ओपन करवाएं। यस, मैं यही कह रही हूँ कि आपने इस चीज़ के बारे में कोई, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप डॉक्टर्स के मेरे सामने ओपन करें और आपके सामने डिस्कार्ड होनी चाहिए। भाई अगर आप पे कर रहे हैं तो वो ये सब चीज़ें उसकी पेमेंट की कॉस्ट का हिस्सा है। बिल्कुल। सो बी केयरफुल। हम लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम लोग उस वक्त एहतियात नहीं करते जब करनी चाहिए, बाद में कहते हैं आए हाय हमें पता चला कि जो डॉक्टर ने किया है वो गलत किया है। तो भाई यूट्यूब की दुनिया है, हर चीज़ आपको ऑनलाइन इस तरह शोज़ के अंदर ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसके बाद भी अगर किसी के चेहरे के साथ डिज़ास्टर हो तो देखिए, हमारा मकसद भी यही होता है कि आपको एजुकेट करना, कि एक तो ये है कि चलो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप किसके पास जा रहे हैं, आप अपनी प्रोफाइल किसके हाथों में यार दे रहे वेस्ट हैं। में तो बंदा अरेस्ट हो जाता है अगर वो कोई इस तरह की विदाउट सारी इज़ाने सेहत और ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के अगर काम नहीं करता तो उनका तो बंद कर दिया जाता है, क्लिनिक यहाँ सील डिप्रेस हो जाता है पेशेंट, हाँ। और कुछ नहीं होता। यहाँ पे पेशेंट बेचारा जाता है, किसी ने अपने घर के अंदर दुकान खोली हुई है, किसी ने और लिटरली दुकानें खोली हुई हैं, नॉट क्लिनिक्स। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं एक तरफ, और एक तरफ उन्होंने ये एस्थेटिक का क्लिनिक खोला हुआ है। आप सैलून्स की बात करते हैं, वैसे ऐसे लोगों ने खोला हुआ है कि हमें खुद यकीन नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। और वही वाली चीज़ है ना, और मुझे पता है हैरत क्या होती है कि एक डॉक्टर है वो अपना काम जो है वो बात कर रहा है और उसने क्लिनिक खोले हुए हैं जहाँ पे रहता है उधर से, मतलब पूरे मतलब पाकिस्तान में क्लिनिक्स खोले हुए हैं। अगर वो डॉक्टर खुद अवेलेबल नहीं है तो कौन देख रहा है चेक्स एंड बैलेंसेस? यस। अब मुझे कितने लोग कहते हैं कि जी आप ब्रांच क्यों नहीं बनाती हैं, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ मैं ब्रांचिंग कर लूँगी, लेकिन फिर वो क्वालिटी मैं कैसे प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि मेरा पेशेंट मेरे पास आ रहा है। ठीक है? मीना थम्स अप या थम्स डाउन? दर्द हो रही है? यस, हाँ थम्स अप। ओके ठीक है, तो पेन उनको नहीं हो रही है, हम आपके सामने ही ये कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली व्यूअर्स थोड़ी सी तो आपको फील होती है स्किन के अंदर के नहीं, कुछ ये बिल्कुल भी डॉट्स नहीं फील होते, कुछ भी नहीं। सवाल ही नहीं पैदा। अच्छा, क्योंकि मेरा जब PRP किया था स्कैल्प के ऊपर हेयर ग्रोथ के लिए तो मुझे याद है कि मुझे हुई थी दर्द, बट हमने उस वक्त नमिंग क्रीम नहीं लगाई थी। अच्छा नहीं, लेकिन अगर नमिंग क्रीम लगी हो, क्योंकि अगर मैं स्कैल्प का कर रही होती हूँ तो मैं नमिंग क्रीम के अलावा साथ उसमें दूसरा LA के साथ भी सोन करती हूँ। ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप जिससे करवा रहे हैं वो इस चीज़ को कितना सीरियस ले रहा है कि जी पेन नहीं होनी अच्छा, अब चाहिए। मीना के फेस के कौन कौन से एरियाज पे आप ये कर रही हैं, मुझे ये भी एक्सप्लेन। मेनली हम इसके जो T जोन एरिया है उसके ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस है, लेकिन हम पूरा चेहरा नहीं छोड़ते क्योंकि हमें पोर्स भी बन चाहिए। ठीक है, ये आपको एक तो आपको स्कार्स तो ट्रीट करेगा ही करेगा,
आपके उसके बेनिफिट जो एडिशनल आपको मिलते हैं, जिसमें आप ये कह लें कि हम चाहें या ना चाहें, ये आपको मिलेंगे कि आपको ग्लो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें तो फॉरहेड पे मैं बहुत लाइट सा कर रही हूँ, इस पर कोई बहुत ज़्यादा मैं डीप नहीं कर रही। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब हम इस किस्म की चीज़ करते हैं, राइट, इसका फिर डाउन टाइम क्या होता है, और इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी इस तरह के एक्नी स्कार्स वगैरह होते हैं, उनको मज़ीद क्या एहतियात करनी चाहिए? हम सिर्फ ट्रीटमेंट की बात कर देते, दवाई खाने की बात कर लेते, उसके अलावा क्या केयर होती है? अच्छा, इसमें जिस तरह छाइयों के पेशेंट ने सन एक्सपोजर मिनिमल रखना है, डबल सनस्क्रीन लगानी है, इसमें भी सनस्क्रीन बहुत अच्छा, सनस्क्रीन तो आपकी इन एनी केस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद भी, क्योंकि जाहिर है कि आपकी ऊपर से पीलिंग हो रही है, थोड़ी आप डैमेज कर रहे हैं ना थोड़ी स्किन, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें हम खास तौर पे एक और इंस्ट्रक्शन ये देते हैं कि आपने फ़ौरन फेस वॉश नहीं करना, आधे घंटे के बाद आप करेंगे और सादा पानी डालेंगे। मैं 1 से 2 दिन पेशेंट को यही कहती हूँ कि आप केमिकल बेस्ड सिवाय सन ब्लॉक के और कोई चीज़ ना लगाएं, ऐसा कोई सीरम्स या कोई भी चीज़, आप कोई क्रीम नहीं लगाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका हाथ भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर फ़र्ज़ करें कि आप गंदा हाथ किसी किस्म का लगा लेंगे, वो सारा तो कुछ आपके पोर्स में चला जाएगा। यस, तो वो आपको एक तरह की से जैसे कहते हैं जड़ों में चला जाएगा, हाँ। और फिर वहाँ पे दाने बन जाएंगे, इश्यूज होंगे। अक्सर लोग कहते हैं यार हमने तो बड़ा अच्छा जाके कराया था हाइड्रा फेशियल, हाँ, एक हाइड्रा फेशियल पे ये बड़ा इशू आता है, क्योंकि उसके फौरन बाद लोग गंदे अपने हाथ में लगा, मल और देते हैं। उसको वो जहन में नहीं लाते हैं ना कि अच्छा हम हाथ भी लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो प्लाज्मा है इसको हम उससे क्या कर रहे हैं, एक तरह से वाइप ऑफ भी कर रहे हैं और ये लगा भी रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जो वेस्ट इसका नहीं हम remaining- करते, हम सारा जो है वो। अच्छा, और यही प्लाज्मा बालों में भी लग सकता है? अभी लेकिन ये अब्जॉर्ब नहीं ना होगा उस तरह से, क्योंकि हमने कोई अब ये इसमें हमने क्योंकि चैनल्स एक तरह के नहीं, मैं बना वैसे दिए। कह रही हूँ हाँ, कि हाँ, यही प्लाज्मा जो हमने Yes. बनाया है प्रॉपर, अगर Yes. पीआरपी के प्रोसीजर Yes, करें तो वो हम same. सर पे भी कर सकते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब क्योंकि ये यंग है और इसका अपना प्लाज्मिक क्वालिटी बहुत डेफिनेटली अच्छी होगी, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसको एडिशनली कोई स्किन बूस्टर या किसी किस्म का कोई कोलेजन प्रोड्यूसिंग कोई भी चीज़ या PDRN कुछ डालें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी थोड़ी सी एज ज़्यादा है, लाइक आप 30-35 के बाद आ रहे हैं, तो एक्सोसोम भी साथ डाले जा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। PDRN डाला जा सकता है, इसके अलावा और डिफरेंट जो स्किन बूस्टर्स है वो जिस तरह प्रोफाइलो वगैरह है वो भी डाले जा सकते हैं। अमेजिंग। ठीक है, सो एंड में हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे इन जनरल अबाउट स्कार्स एंड स्टफ? देखो ना, अब व्यूअर्स, मेरे जैसा बंदा सो कॉल्ड पढ़ा लिखा इस फील्ड में काम करने वाला, मैंने भी देखे अपने साथ क्या कर छोड़ा। जब भी स्कार्स बढ़े इग्नोर किए। Yes. अब देखिए, ये डॉग बाइट जब हुई थी, मुझे ये बॉदर करती है, क्योंकि मैं जब भी हाथ देखती हूँ सबसे पहले मुझे ये चीज़ नज़र आती है। इसको साल हो गया, मुझे यही था कि चला जाएगा, पहले भी तो कट्स लगे, चोट लगी है, वो ऐसा कोई स्कार बना है कि वो ढीठ का ढीठ हिल ही नहीं रहा। तो ये आपने इग्नोर और चोट पे इतना नहीं बुरा बना था, उसके बाद खराब हुआ है। और हाँ, तो आपने बेसिकली इग्नोर नहीं करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, देखिए आप जितना टाइमली उसको देख लेंगे, एक तो आपके पैसे कम लगेंगे, आप सफ़र कम करेंगे और रिजल्ट्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। तो उसको आपने जब भी देख रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि आपको चीज़ें बॉदर करती हैं, तो फिर आपने टाइमली चीज़ों को देखना है। चाहे वो आपकी एक्नी है कि एक्नी है तो उसको इग्नोर ना करें, बर्न हुआ है तो उसको इग्नोर ना करें, स्ट्रेच मार्क्स हैं उसके लिए आप जिस तरह बच्चियाँ होती हैं वो जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, बहुत अच्छी वहाँ पर आप मॉइस्चराइजिंग करें ताकि आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़े ही नहीं। तो आपने पहले हमेशा देखिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ख़र्चा ना हो, आपको कम से कम डॉक्टर के चक्कर लगें, तो आपने जल्दी से जल्दी अपनी किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, ये सबसे ज़रूरी है। एंड फाइनली मैं ना, आप अगर माइक पकड़ के मुझे सिर्फ ये बता दो कि आपका जनरली एक्सपीरियंस एज अ पेशेंट कैसा रहा है अभी? टू बी ऑनेस्ट, मेरा मैम के साथ हमेशा से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। नॉट इवन मी, इवन माई होल फैमिली। मेरी बहनें भी हैं, वो भी मतलब डेफिनेटली प्रोसीजर्स करवाती हैं मैम से। और मेरी बहन को यहाँ पे चिकन बॉक्स का निशान था, कभी भी नहीं गया, उसने बहुत प्रोसीजर्स, बहुत मेडिसिन लगाई, बट थैंक्स टू डॉक्टर रीच कि उन्होंने लाइक 4 to 5 सेशंस ही हुए थे, तो ना इट्स बिल्कुल उसका लेकिन कमिटमेंट होती है ना मिना, वही वाली बात है। अल्टीमेटली व्यूअर्स, जो डॉक्टर साहबा कह रही हैं वो कुछ भी करके आपको भेज दें, फॉलो अप और उसके अलावा जो उससे कनेक्टेड ट्रीटमेंट है। देखिए फॉर एग्जांपल, एक आप बड़ी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस ट्रीटमेंट के बाद एक आफ्टर केयर है। अगर आप आफ्टर केयर नहीं करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे हर बार आपने एक ट्रीटमेंट करा ली और आप चले गए, ना आपने वो क्रीम लगाई या चीज़ खाई या वो चीज़ें की जो आपको करने के लिए, मुकम्मल ट्रीटमेंट के लिए आपको अपना एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ डॉक्टर घर तो नहीं जा सकता और आपके साथ। प्लस पॉइंट इसमें ये होता है कि अगर स्कार्स एक दफ़ा रिपेयर हो जाते हैं, जिस तरह ये एक्नी के हैं, तो ये दोबारा से इसकी स्किन ख़राब नहीं होगी।
यानी कि दोबारा स्कार्स नहीं बनेंगे, क्योंकि वो सेल्स इसके रीजनरेट कर चुके हुए हैं, तो वो स्कार्स फिलअप हो गए हुए हैं, तो वो इसका वो इशू अब दोबारा नहीं आएगा। अक्सर लोगों को ये लगता है कि कहीं ये तो नहीं होगा कि साल के बाद जी हमारा ये रिवर्स हो जाएगा और दोबारा स्कार्स आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू जेनिफर, थैंक यू मीना। यहाँ पे व्यूअर्स हम आज का प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा हम सब एक है। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन को साथ आगे लेके बढ़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।